हेलो। आज करने वाले किरचॉफ्स लॉ एंड सेल और आज का लेक्चर होगा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लेक्चर नंबर 3। सबसे बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ, है ना। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? किरचॉफ्स लॉ होता है कि किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो टाइप के लॉ के बारे में कहा था। किसमें? आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो इनके दो लॉ थे। इन दो लॉ का नाम क्या है? एक लॉ को हम लोग बोलते हैं करंट लॉ, या फिर जिसको लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ। और एक और लॉ है जिसको लोग बोलते हैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, जिसको आप बोलते हैं लूप लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर किरचॉफ का ये दो लॉ क्यों है, और ये दो लॉ क्यों था। ये दो लॉ इसलिए बनाया गया था ताकि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में, यानी एक सर्किट ऐसा जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या फिर कैपेसिटर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो आप उनको कैसे सिंप्लीफाई करके बताओगे कि हर सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? हम किरचॉफ के दो लॉ को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। तो पहले बात आता है कि व्हाट इज किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या है, करंट लॉ क्या है। तो करंट कहता है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज जीरो। कह रहा है किसी भी एक पॉइंट पर बहुत सारे करंट आ रहे हो ना, तो उस जंक्शन पर जो नेट करंट की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। ठीक है, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट लिविंग द जंक्शन। मतलब एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर जितने करंट आएंगे, है ना, एक पॉइंट पर जितने करंट आएगी, मान लो करंट आया 1 एम्पियर, करंट आया 2 एम्पियर, तो इस पॉइंट से करंट कितना बाहर जाएगा? 3 एम्पियर। जितना आया उतना जाएगा ही बाहर। इसे बोलते हैं किरचॉफ का जंक्शन लॉ बोलते हैं। ठीक है, या फिर कुछ का जंक्शन लॉ, किरचॉफ का करंट लॉ, या किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। यानी टोटल जो सम होगा करंट का वो क्या होगा? जीरो होगा। तो देखो, यानी समेशन ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। जैसे यहाँ पर देखो पॉइंट ओ के बारे में कहा। ठीक है, देखते पॉइंट ए में ओ पे क्या हो रहा है। तो देखोगे कि I2 करंट अंदर आ रहा है, यानी अंदर आने वाला करंट कौन कौन है? I2 है, I3 है और I4 है। देखो I4, ये सब करंट क्या है? इस लूप के अंदर जा रहे हैं, ओ की तरफ आ रहे हैं। बाहर जाने वाले करंट कौन कौन है? तो देखो I1 बाहर जा रहा है, यहाँ से I5 है जो कि बाहर जा रहा है। ये बाहर जाने वाले करंट है। ठीक है, तो अंदर कौन कौन आ रहा है? I2, I3, I4 अंदर वाले करंट है। बाहर जाने वाले करंट कौन है? I1 और I5। तो इसको क्या सकते हैं? ऐसे सकते हैं कि जितना करंट अंदर आएगा, ये कौन सा करंट है? करंट इंटरिंग वाले करंट है, वो इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? जितने करंट बाहर जा रहे हैं। तो अंदर वाले करंट कौन कौन है? I2, I3। ठीक है, और बाहर जाने वाले करंट कितने हैं? I1 और I5। इसको अगर आप उल्टा चलो ऐसे, तो क्या दिखेगा? आपको मिलेगा कि आप I1, है ना, आप इस I2, I3 और I5 को भेज दो I1 के साइड, तो सब क्या हो जाएगा? I2, I3 और I4 क्या बन जाएगा? सब बन जाएगा माइनस। ठीक है, सब क्या बन जाएगा? सबका साइन हो जाएगा माइनस। तो I2 माइनस बन जाएगा, I3 माइनस बन जाएगा और I4 बन जाएगा माइनस, क्योंकि इसको हमने दूसरे साइड भेज दिया है। तो इन सबका सम कितना हो जाएगा? जीरो। तो इस टाइप से अगर इनको बोलते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जो करंट अंदर आ रहा है, ठीक है, उसे ले लो नेगेटिव, और जो करंट बाहर जा रहा है उसे ले लो पॉजिटिव। या फिर उल्टा भी कर सकते हो, है ना, कि जो करंट अंदर आ रहा है उसे ले लो पॉजिटिव और जो करंट बाहर जा रहा है उसे ले लो नेगेटिव। को कुछ भी कर सकते हैं। किसी एक अंदर वाले करंट को पॉजिटिव मानोगे तो बाहर जाने वाले करंट को नेगेटिव मानोगे। ठीक है, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ये किस पर बेस्ड है? तो दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे पूछा जाता है कि ये किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। क्यों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेस्ड है? चार्ज क्या है यहाँ पर? क्या फ्लो कर रहा है करंट में? तो यहाँ पर करंट में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कौन है? हमारा इलेक्ट्रॉन है ना। तो कहने क्या मतलब है कि किसी जंक्शन पर जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 5 जा रहे हैं 6। इसका क्या मतलब है? कि उस जंक्शन पर अपने आप इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा तो होता नहीं है ना। जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही उस जंक्शन से वापस चला जाएगा। इसे ही बोलते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। और ये किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। और यहाँ पर चार्ज कौन सा कंजर्व हो रहा है? वो आपका इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। बात करते हैं किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के कुछ। बात करते हैं सर्किट के बारे में। मान लो एक जंक्शन है कुछ इस टाइप से, है ना। आप इसका मुझे बताना आंसर कितना होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर करंट आया 1 एम्पियर, यहाँ से करंट बाहर गया 2 एम्पियर, और यहाँ पर करंट अंदर आया, बाहर गया 3 एम्पियर, और यहाँ पर करंट अंदर आया फिर से 1 एम्पियर। तो बताओ इस वाले पर जो बच गया, है ना, जहाँ पर आई, इस आई की वैल्यू कितनी होगी?
है ना। और इसका डायरेक्शन बताओ, ये करंट अंदर आएगा या करंट बाहर जाएगा। ठीक है, मैं पूछ सकता इस आई की वैल्यू कितनी होगी, है ना, इस आई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो अंदर आने वाला करंट कौन है, बाहर बाहर देखते से पहले अंदर कितने करंट आ रहा है। तो अंदर करंट कितना आ रहा है, एक 1 एम्पियर, 1 एम्पियर अंदर आ रहा है, 1 एम्पियर अंदर आ रहा है। तो अंदर आने वाला करंट कितना हो गया, यानी इंटरिंग करंट कौन कौन है, ये हो जाएगा 1 + 1 2 एम्पियर। और बाहर जाने वाला करंट कौन कौन है, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो इक्वल टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए, जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही करंट बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो आउटगोइंग कौन जा रहा है, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। तो इधर कितना हो गया 5 एम्पियर, इधर कितना हो गया है 2 एम्पियर। तो बताओ अभी बैलेंस नहीं है, नहीं, तो बैलेंस हमें करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर पता चल गया कि नहीं, इधर में जो आई की वैल्यू थी एक करंट इधर आई ऐड होना चाहिए, तब जाके ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से इस आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 2 में कितना ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू 5 - 2 करो, कितना आना चाहिए 3 एम्पियर। और ये करंट कैसा है, करंट इंटरिंग करंट है, मतलब ये भी करंट अंदर जाने वाला करंट है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 एम्पियर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि टोटल अंदर कितना करंट इंटर कर रहा है 5 एम्पियर, बाहर कितना जा रहा है 5 एम्पियर, तब जाके टोटल कितना हो जाएगा आपका, तब आगे का टोटल इन गोइंग करंट और इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। इसको बोलते हैं हम किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, और बोलते हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। जो करना कैसे है इसमें, तो कहता है इन एनी क्लोज सर्किट, सर्किट कैसा होना चाहिए, सर्किट हमेशा क्लोज होना चाहिए, पूरा लूप बन जाना चाहिए, इसको बोलते हैं, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, है ना। क्लोज सर्किट होना चाहिए पूरा, देखो जैसे यहाँ पर नीचे देखा सर्किट पूरा क्लोज है, कहीं भी खुला हुआ नहीं है। तो कहता है इन एनी क्लोज सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि किसी भी क्लोज लूप में जितना बैटरी लगा होगा और जितना ही रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, सबका सम कितना होता है, वो 0 के इक्वल होता है ना। उसका अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। यानी आई आर हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, और ई हो गया ईएमएफ ऑफ सेल, जब भी बैटरी की बात करते हैं ईएमएफ है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बात क्या करना है यहाँ पर हम, ये किससे बेस्ड है, बस याद रखना ये बेस्ड है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक याद रखना है ना, एक स्टेटमेंट आपको कहाँ से कहाँ तक याद रखना है कि इन एनी क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज 0, और यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, अब इसका हम लूप अप्लाई कैसे करते हैं, तो देखो नीचे मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है। ठीक है, सर्किट में क्या क्या बना हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 रेजिस्टेंस लगे हैं, एक V2 आपका बैटरी भी लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या याद रखना कि एक क्लोज सर्किट है, तो मान लो बैटरी का एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये बना सकते हो कैसे बनता है ना। जो बड़ा एंड है वो पॉजिटिव का, छोटा एंड क्या होगा नेगेटिव बैटरी का, बस ऐसे ही बनाना बैटरी का, और कोई रूल नहीं है। जो बड़ा एंड होगा वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, जो छोटा एंड हो गया वो नेगेटिव। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ से। मतलब करंट आप कहीं से निकाल सकते हो ना, करंट हमेशा कहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी दो बैटरी लगा हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक बड़ा बैटरी होगा, एक छोटा बैटरी भी हो सकता है, यानी दोनों का पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है बैटरी का टर्मिनल, है ना। उसका एक हो सकता है 2 वोल्ट हो, एक आपका 10 वोल्ट हो, तो ये अलग अलग चीजें बातें हो सकती है। तो इसमें उस केस में जिसका ज्यादा वोल्टेज होगा ना, हम उसका करंट को ही लेकर चलेंगे कि जिसका करंट ज्यादा होगा। तो क्या करते हैं, मान लो हमने एज्यूम किया कि यहाँ से एक V1 की वैल्यू हमने एज्यूम किया कि लेटर कोई V1 बड़ा है किससे, V2 से। तो करंट कहाँ निकलेगा V1 से, तो यहाँ से मान लो करंट I निकला। ठीक है, करंट जहां से निकलेगा, है ना, तो आगे क्या मिला से एक रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, यहाँ क्या मिला से एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे से रेजिस्टेंस मिलेगा तो रेजिस्टेंस के आगे पहले क्या लगा देंगे पॉजिटिव, जैसे जहां से करंट जिधर से फ्लो कर रहा है ना, करंट ऐसे आ रहा है तो पहले रेजिस्टेंस से क्या लगाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो करेगा इस पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक, फ्लो किया, फिर करंट ये भाई करंट आई आगे बढ़ा। ठीक है, ये करंट क्या हुआ आई आगे बढ़ा, फिर आगे मिल गया, मैंने कहा V1 बड़ा था V2 से, तो नेट करंट किसका होगा वो V1 का ही होगा, और वो आई में से गया। ठीक है, फिर इसका करंट आई आएगा आगे, फिर आई करंट किससे फ्लो करेगा बैटरी रेजिस्टेंस के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, फिर ये करंट आई नीचे आया, है ना, फिर क्या गया,
फिर करंट कैसे फ्लो करता है रेजिस्टेंस में, पॉजिटिव से नेगेटिव के। तो ऐसे हम सिंबल हम बना लेते हैं अपना प्लस माइनस, ठीक है। फिर ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जाकर मिल गया, फिर से आई करंट जाकर बैटरी में इंटर कर गया, जितना आया था उतना ही चला गया, ठीक है। तो वोल्ट तक किरचॉफ का लॉ भी हमने पढ़ा है ना, जितना करंट निकलेगा उतना करंट एंटर भी करेगा, ठीक है। बैटरी में हो गया। अब लिखते करते हैं, देखो मान लो हमने इसका कुछ नाम लिख दिया ना, इसका नाम लिख दिया हमने ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये पूरा प्रूफ का पार्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन लूप हम एक लूप की बात कर रहे हैं, इन लूप ए बी सी एंड डी, लूप एबीसीडी में देखते क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए से, है ना। ए से हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ से बात करें स्टार्ट, हम बात करते हैं ए से, हम यहाँ से आगे चलते हैं। देखो इसके पहले मिला एक रेजिस्टेंस R1, क्या मिला रेजिस्टेंस R1, इस R1 में से कितना करंट फ्लो कर रहा था, I, कितना करंट फ्लो किया I। तो क्या लिखोगे, देखो बैटरी का देखो जो टर्मिनल है, रेजिस्टेंस जो टर्मिनल है वो पे जो सिंबल बनाया था प्लस माइनस, तो क्या हो रहा है प्लस से माइनस, यानी घट रहा है ना। प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया, मतलब पहले बढ़ा था फिर हो गया माइनस, मतलब घट गया। तो साइन अगर घटेंगे प्लस से माइनस हुए मतलब घट गए, घट गए मतलब माइनस, माइनस लिखते हैं। अच्छा वोल्टेज कैसे लिखते हैं रेजिस्टेंस आर के क्रॉस, तो रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा V इंटू आई, वी इक्वल टू आई आर, करंट फ्लो किया I और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, हो गया, ठीक है। R1 के क्रॉस हो गया, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। बैटरी में कैसे करोगे, तो बैटरी में कैसे चलना है, देखो बैटरी में क्या हो रहा है प्लस से माइनस, क्या लिखा घट रहा है तो माइनस V2, है ना। प्लस से माइनस होंगे तो माइनस, घट जाए, घट रहा है, ठीक है। नीचे आते हैं R2 में, देखो R2 में कैसे हो रहा है प्लस से माइनस, करंट अभी भी सेम है, घट रहे हैं तो माइनस, करंट हो गया I, रेजिस्टेंस हो गया R2, ठीक। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, R3 में बात करोगे तो फिर से R3 में क्या हो रहा है प्लस से माइनस, मतलब घट रहे हैं, तो साइन यूज करेंगे माइनस, करंट अभी भी इसमें आई है और रेजिस्टेंस हो गया R3, ठीक। अब ऊपर बढ़ते हैं, अब नीचे देखो बैटरी जो V1 में आते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ माइनस से प्लस बढ़ गए ना, माइनस से प्लस हो जा रहा है, तो क्या लिखेंगे प्लस V1। फिर से हम कहाँ पहुंच गए ए पॉइंट पर आ गए, पूरा लूप कंप्लीट हो गया, ए बी सी डी से फिर हम ए पे आ गए, कंप्लीट हो गया लूप। इन सब का सम कितना होना चाहिए 0, यही है, यही किरचॉफ का क्या है वोल्टेज लॉ है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि करंट की वैल्यू कितनी है, ये है ना, ये करंट की वैल्यू कितनी है हम ये निकाल सकते हैं। तो सबको क्या करते हैं यहाँ पर हम ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा, देखो ये I R1 I R2 और I3 को उधर भेज दो, तो इधर क्या बन जाएगा V1 माइनस V2 इक्वल टू, उधर से बन जाएगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, है ना। सब ने हमें I R1 I R2 और I3 को कहाँ भेज दिया हमने राइट में, यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इधर वोल्टेज क्या बन गया है V1 माइनस V2, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी V1 माइनस V2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये वो करंट है जो इस सर्किट में पूरा का पूरा फ्लो करेगा। और कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है V1 से V2 क्यों जा रहा है ना। साइन कैसे आ गया आई प्लस की, मतलब जो हमने डायरेक्शन बनाया है करंट उसी डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है। कब, इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, मैंने कहा था V1 ग्रेटर देन V2 तभी ये चीज होगा, है ना। तो ऊपर भी V1 V2 कैसे हो जाएगा, ऊपर भी V1 बड़ा है V2 छोटा है, तो V1 माइनस V2 कैसे नंबर आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो करंट भी कैसा आ जाएगा हमारा पॉजिटिव करंट, मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो सही है ना। अगर गलत कभी क्वेश्चन में अगर आई की नेगेटिव आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन को चेंज कर देना पड़ेगा करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। इतना नहीं पूछा जाता आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन समझने के लिए जिनको समझना है वो समझ सकते हैं अच्छे से। इससे भी और कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है इतना, ठीक है। बात करते हैं हम थर्ड आते हैं, इसको बोलते हैं सेल, है ना। सेल क्या होता है, जैसे आपके घरों में बैटरी होगा, मोबाइल में बैटरी लगा होता है, आपके रिमोट में बैटरी लगा होता है, तो बैटरी होता है तो उससे क्या बोलते हैं, उसे सेल बोलते हैं। जब बहुत सारे सेल को आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है आपका बैटरी बनता है ना। तो सेल क्या होता है, सेल का अपना एक ईएमएफ होता है और हर एक सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो ईएमएफ क्या होता है, तो लिखता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए प्रैक्टिकल सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फॉर इट। उसे क्या बोलते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। मतलब मान लो कि इस दो एंड को बीच में, है ना, ये दो एंड हो गया, ये पूरा बैटरी है ना, ये बैटरी के पार्ट हमें दिखता नहीं है, ये बैटरी हमें नजर आ रहा है ना, ये बैटरी हो गया।
तो बैटरी के इस दो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज मेजर करोगे उसे क्या बोलेंगे, उसे बोले हम ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। जब कोई बल्ब लगाओगे या जब कोई फैन लगाओगे तब इसमें से करंट फ्लो करेगा, अभी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने कुछ तो लगाया नहीं इसमें। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। गलती से आपने एक वैसे वायर लगा देगा, है ना, तो वायर लगा देंगे क्या करेगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। याद रखना करंट फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस का होना जरूरी है, ठीक है, थोड़ा भी रेजिस्टेंस होना जरूरी है ना। V इक्वल टू आई आर होता है, अगर I को ही जीरो कर दोगे, अगर R को ही जीरो कर दोगे तो I क्या होना चाहिए, इन्फाइनाइट, ठीक है, ऐसा इन्फाइनाइट करंट होता नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, R की वैल्यू मतलब R की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा हो जाएगा, याद रखना। यानी रेजिस्टेंस आपका जितना ज्यादा कम होगा वोल्टेज करंट उतनी ज्यादा होगी अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो कहता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल ना, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो करे तो फ्लो करने के लिए क्या करते हैं, बाहर से हमने एक सिंपल एक वायर जोड़ दिया, है ना, सिंपल से क्या किया हमने यहाँ पर ऊपर बाहर से इसके क्या कर दिया हमने वायर को से जोड़ दिया, सिंपल वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है ना, बहुत कम है, इस आर के टर्म में भी बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर है ना। तो क्या करेगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा इस, है ना, उस समय इस आर को क्या बोलते हैं, ये आर हमारा क्या होता है वो, तो उसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इसे क्या बोलेंगे, ये ईएमएफ ऑफ द सेल है। तो अगर बाहर वाले की रेजिस्टेंस नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा क्योंकि बैटरी का अपना एक रेजिस्टेंस तो है। मैंने क्या कहा था, आपको रेजिस्टेंस चाहिए ना, बहुत कम चाहिए लेकिन चाहिए। बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है ना, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ठीक। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं कि जब आप व्हेन करंट इज ड्रॉन थ्रू ए सेल और करंट इज सप्लाइड टू इट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट टर्मिनल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। जब आपने इसको लगा दिया, ये आपका एक बैटरी बन गया है पूरा, ये क्या गया आपका एक पूरा का पूरा हो गया बैटरी, ठीक है। उस केस में अगर आपने बाहर एक रेजिस्टेंस लगा दिया तब उस केस में क्या होगा कि इन दो पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो जाता है। ऐसे क्या बोलते हैं, इन दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, जब आप बाहर से एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, आपसे एग्जाम में भी शायद नहीं के बराबर पूछा जाता है, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बात करते हैं आगे थोड़ा अच्छे से, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यानी अगर आपने समझ लिया ये हर बैटरी का अपना एक ईएमएफ होगा और हर बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो कहता है इसी टाइप के सेल को जब आप बहुत लाइन बाय लाइन लगाते हो, जैसे मान लो आप घर में बैटरी करते हो, डिबोट बैटरी, तो अगर रिमिट की बैटरी को आप ऐसे लगाते हो, एक बैटरी लगाओगे फिर दूसरी बैटरी को ऐसे लगा देते हो, है ना। तो हर बैटरी का अपना ईएमएफ होगा E1 E2, हर बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 और R2। जब इस टाइप से आप रेजिस्टेंस सेल को लगाते हो तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो when cells are connected in series, then total EMF of the series combination is equal to the sum of EMF of individual cell and the internal resistance of the cell will also be in series। मतलब क्या करना है कि जब भी आप ऐसे सेल को लगा देते हो तो इनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो क्या होता है, आर नेट। वो आर नेट हो जाता है सिंपल सभी के इंटर रेजिस्टेंस को ऐड कर लो, ये हो जाएगा नेट। क्या हो जाएगा, ये पूरे बैटरी का, यानी ये अब ये पूरा समझो इसको हमने एक बैटरी बना लिया, है ना, इसको क्या है पूरा एक बैटरी बना लिया, एक बैटरी, तो है ना, कहाँ से कहाँ तक, मतलब हमने यहाँ से बना दी, अब इसे हम पूरा एक बैटरी मानते हैं, है ना। तो इस पूरे बैटरी का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो सिंपल सबका R1 R2 और Rn तक को सबको ऐड कर लो, हमने n से लगाया तो इसका नेट ईएमएफ क्या होगा, तो नेट ईएमएफ भी क्या होगा, सब सारे ईएमएफ को ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा, उसका नेट ईएमएफ बन जाएगा, पूरे बैटरी का ईएमएफ बन जाएगा। यहाँ तक था कि देखो बड़ा अच्छे तरीके से लगाया गया है कि सबका पॉजिटिव साइड एक साइड रखा हुआ है फिर नेगेटिव, फिर दूसरे ईएमएफ का पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर nth जो लगा है उसका पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव हम कुछ इस टाइप से लगाए हुए हैं। तो ऐसा ही ऑर्डर होगा तभी ये वैलिड है फॉर्मूला, नहीं तो फिर वैलिड वो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर जाता है। तो मोस्ट जनरल केस आपका यही है जो आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो कहता है नेट करंट आई कितना हो जाएगा, तो देखो मतलब क्या किया हमने, सबको हटाया और क्या लगा दिया, एक नेट ईएमएफ हो जाएगा और नेट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा और बाहर क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस आर,
ठीक है। तो इसमें से जो करंट फ्लो करेगा आई की वैल्यू वो किसके इक्वल होगी, तो नेट करंट जो आई की वैल्यू होगी है ना, वो किसके इक्वल होगी, आई की वैल्यू होगी वो नेट ईएमएफ डिवाइड बाय आर नेट प्लस आर के इक्वल होती है। ठीक, क्या होता है, ई नेट अपॉन आर यानी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो अगर हमें कहीं पूछा जाए कि बताओ मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, आई मैक्स कब होगा, तो आई मैक्स की वैल्यू तब होगी जब आर की वैल्यू जीरो हो जाए, जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी और इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी ई नेट अपॉन आर नेट। ठीक है, तब क्या होता है, यानी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए उसमें सेल में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। इस पॉइंट को याद रखना, हाँ, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो धीरे धीरे चीजों को समझोगे, चैप्टर को समझोगे तब जाके आपको समझ आएगी ना। ये कहानियों के जैसा नहीं है फिजिक्स की, तुम स्टार्ट हिस्ट्री के जैसा एकदम कंटिन्यू चिल्लाते चले गए और आपको बातें समझ आ जाएगी, नहीं समझ आएगी। तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ोगे चैप्टर को तब फिजिक्स एक्चुअल में समझ जाएगा। नहीं तो आप फिजिक्स को सिर्फ लोग आजकल फिजिक्स को रोग रोग रटना भी स्टार्ट करती है ना, तो वो फिजिक्स नहीं है, वो फिर कहानी हो गई। ठीक है, ये सब निकालेंगे। अगर रेजिस्टेंस बाहर के कोई जीरो कर दोगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर को जीरो कर दोगे, उस समय सेल से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो यही पूछा जाए कि मैक्सिमम करंट स्लो सेल से कब फ्लो करेगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट मींस कैपिटल आर की वैल्यू जीरो हो जाए। कह रहा है अगर बताओ सारे ईएमएफ की वैल्यू E1 E2 En सब की वैल्यू ई हो जाए और सारा इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 की वैल्यू स्मॉल r हो जाए, तो उसमें जो नेट ईएमएफ होगा वो किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Ne हो जाएगी। ठीक है, और जो नेट ईएमएफ होगा आर नेट की वैल्यू वो Nr हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे, सबको ऐड करोगे तो ई करके n टाइम्स तो कितना हो जाएगा Ne। वैसे ही आर 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 ऐड करके कितना n रेजिस्टेंस को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा Nr। इस केस में करंट क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू हो जाएगी Ne अपॉन Nr। कितना हो जाएगा Ne अपॉन Nr। ठीक है, याद रखना ये फॉर्मूला होता है जब सारे आइडेंटिकल क्या हो, सेल। आइडेंटिकल सेल होने का मतलब है उनका ईएमएफ भी सेम है और सारे का सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जब आप सारे बैटरी को कुछ इस तरीके से लगाओगे, है ना। अब मैंने यहाँ पर केस क्या लिया कि यहाँ पर मैंने सारे ईएमएफ को ऐसे लगाया है, यहाँ पर मैंने सारे ईएमएफ को लगाया है पैरेलल में और सबका ईएमएफ क्या लिखा है मैंने, ई। ठीक है, तो कहता है जब इस टाइप से लगाओगे तो ऐसे हमने कितने ईएमएफ लगाए हुए हैं, है ना। तो इस टाइप से हमने टोटल, तो ये हो गया मान लो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ऐसे करते करते हमने टोटल एम से लगाए हुए, कितने से लगाए हुए, एम से 1 2 3 4 ऐसे आप फुल दिख रहा होगा। समझो ऐसा करते करते हमने कितना से लगाया हुआ, टोटल एम से लगाया, बहुत सारा और लगाना चाहिए, मतलब तक कितना हो गया टोटल एम सेल को हमने कैसे लगाया है, पैरेलल में। इस केस में इनका जो मान लो सबका मान लो रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो मैंने बताया था कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में एम रेजिस्टेंस को लगाओगे और सबका रेजिस्टेंस इक्वल होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आया था, आर अपॉन एन, वहां पर आया था आर अपॉन एन जब मैंने बताया था सी चेन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सबका सेम रेजिस्टेंस है, आर है और सब पैरेलल में लगे हुए हैं स्मॉल आर, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई एम। ठीक, और इनका जो नेट ईएमएफ होगा वो किसी एक ईएमएफ के ही इक्वल होता है, याद रखना। सबका ईएमएफ किसके इक्वल होगा, टोटल कि सभी पैरेलल में है ना, तो सबका ईएमएफ भी क्या होगा, सबका इक्विवेलेंट ईएमएफ भी ई के ही इक्वल होता है। इसका दैट मीन्स कि आप क्या करो कि इस पूरे सर्किट को हटा के क्या बना सकते हो, एक सिंपल सेल बना लो ऐसे और बाहर एक लगा लो रेजिस्टेंस कैपिटल आर, जिसका ईएमएफ किससे इक्वल हो जाएगा, ई नेट, ये हो जाएगा आर नेट और ये बन जाएगा आर, और इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई है। तो आई के लिए क्या होती है, वी अपॉन आर, वी की जगह यहाँ पर ई नेट, ई नेट की जगह कितना हो गया ई, और नेट रेजिस्टेंस कितना है, आर और आर नेट दोनों किस में सीरीज में लगे हुए दिख रहा है, सीरीज में लगे हुए दोनों। तो क्या लिखोगे, कैपिटल आर प्लस आर नेट, आर नेट के लिए कितनी है, आर नेट की वैल्यू आ गई हमारी आर अपॉन एम, आर अपॉन एम। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, एम ई अपॉन एम आर प्लस आर। ये क्या होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर आपने सेल लगाया है आइडेंटिकल सेल को, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, उनके इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा या फिर ई नेट कितना होगा, और करंट की वैल्यू कितनी फ्लो करेगी, ये सारा का सारा आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, समझ के याद रखना, रटना नहीं है इसमें, तो समझना है चीजों को।
ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ याद रखना कि मान लो अगर हमने एक सेल ऐसे लगाया है ना पैरेलल में, इसका ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और एक ईएमएफ में लगाया कुछ इस टाइप से, इसका ईएमएफ A2 है और इसका रेजिस्टेंस R2। अब पूछा है, बताओ कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा। ठीक है, तो इस केस में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो ई नेट का फॉर्मूला होता है, वो याद रखना है ना। वो होता है आपका E1 प्लस R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना। इसको करके सॉल्व करके तो वैल्यू आती है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये याद रखना, अगर दो सेल को ईएमएफ का कैसे लगा दिया है तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आ जाएगा, कुछ ये वैल्यू आएगी। ठीक, अगर आपने ऐसे ही ईएमएफ को लगाया है इस टाइप से, देख लो ये हो गया E1 और ये हो गया R1, नीचे लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ चेंज किया है, देखो क्या दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर में कोई डिफरेंस नजर आएगा आपको। तो थोड़ा सा एक डिफरेंस नजर आ रहा है E2 को लेकर, कि E2 की मैंने पोलैरिटी को चेंज कर दिया है, दिख रहा है ना। यहाँ पर मैंने जो E2 की जो पोलैरिटी है इसको मैंने थोड़ा चेंज कर रखा है, देखो ये पोलैरिटी यहाँ भी सेम है, स्टेप से मैंने लगाया था। E2 को मैंने जब ऐसे लगाया है तो यहाँ पर मैंने E2 को पोलैरिटी को चेंज कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया। यानी इस केस में जब आपसे पूछा जाएगा कभी भी, है ना, अगर आपसे ई नेट पूछा जाएगा कि ई नेट कितना होगा, तो ई नेट में की वैल्यू होगी E1 R2 माइनस, है ना, माइनस E2 R1, और ये बन जाएगा नीचे लेकिन R1 प्लस R2 ही रहेगा, ये याद रखना। तो दोनों फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है, दोनों पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर E1 इज ग्रेटर देन E2, है ना, ये लेके चल रहा है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट पूछते हैं, आपको बताना है। पहला, कि किरचॉफ्स लॉ, है ना, किरचॉफ्स के लॉ है। ठीक है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ या बोलते हैं करंट लॉ। ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और मैंने आपको शायद वो शायद, और इसका जो सेकंड लॉ इसको लोग बोलते हैं लूप लॉ या फिर इसको लोग बोलते हैं वोल्टेज लॉ। ठीक है, याद रखना, ये मेरे साथ आपको वहां से मिस हो गया होगा, बता दो कि ये बेस्ड किस पर है, ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है ना। इसमें एनर्जी कंजर्व होता है सेकंड लॉ में, पहला में क्या कंजर्व होता है, चार्ज, और सेकंड लॉ में क्या कंजर्व होता है, कंजर्व होता है आपका एनर्जी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है आपको याद रखना है कि जंक्शन लॉ में क्या कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ्स के। किरचॉफ्स का लूप लॉ या वोल्टेज लॉ या जो सेकंड लॉ है वो किस पर बेस्ड होता है, वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे यही पूछा जाता है एमसीक्यू में, तो ये 100% कन्फर्म क्वेश्चन, ये पूछते ही पूछते। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ तक क्या हो गया, आज हमने कर लिया किरचॉफ्स लॉ और हमने पढ़ लिया सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ लिया, किरचॉफ्स लॉ के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़े, किस पे किस एनर्जी पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेस्ड है, ये पढ़ लिया हमने। वोल्टेज लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं, करंट लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं सर्किट में, ये भी आपको बता दिया मैंने एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, बाकी हमारा एक लास्ट लेक्चर बच गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का, फिर हम आप आपको बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर। और याद रखिएगा कि इस तरह का पैटर्न चेंज हो चुका है तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत है ना, और आपको प्रूफ भी पढ़ने की जरूरत है, जो मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ चैप्टर फिजिक्स में, है ना। मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ पढ़ा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि पैटर्न भी अब ऐसा ही हो चुका है, तो अब क्वेश्चन तो इसी तरीके से आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो को ले जाकर जितना लेक्चर है वो पहले देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी लोग टेलीग्राम ज्वाइन को नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है।